रामपुर गांव में सुरेश अपनी बीवी मालती और अपने एक बेटे के साथ रहा करता था। सुरेश बहुत ही दयालु और मेहनती इंसान था। जैसा सुरेश का नाम वैसा ही उसका स्वभाव था। तो हर किसी की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म हो गया है। आप जरा मोहन भैया से घर का राशन ले आइए। मालती, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तुम्हें पता ही है कि अभी अनाज बिका नहीं है और अब वो मोहन ने भी उधार राशन देने के लिए मना कर दिया है। रुको, कुछ पैसे बचा कर रखे हैं मैंने। मैं आप ही पैसे लेकर आती हूँ। मालती अंदर से पैसे लेकर आती है और सुरेश को दे देती है। देखिए, ये पैसे मैंने बचा कर रखे हुए हैं। अब इन पैसों से सिर्फ घर का राशन ही लेकर आना, किसी की मदद मत करने लग जाना। ठीक है भाग्यवान, मैं इन पैसों से राशन लेकर ही आऊंगा। और अगर रास्ते में कोई बेसहारा मिल गया तो क्या? अरे मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और राशन लेकर आओ। चंदन को बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, मैं झट से जाता हूँ और फट से आता हूँ। सुरेश घर का राशन लेने के लिए मोहन की दुकान पर जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा बैठी हुई दिखाई देती है, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। उनकी ऐसी हालत देखकर सुरेश बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। अम्मा। अरे कौन है? अम्मा, मेरा नाम सुरेश है और आप यहाँ इस सुनसान रास्ते में अकेली क्यों बैठी हुई हैं? अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती हूँ। अम्मा, आपका घर कहाँ है? बताओ तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। सुरेश को उस बूढ़ी अम्मा को देखकर उन पर तरस आ जाता है। अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, फिर आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहना। नहीं बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं ठीक हूँ यहीं। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ। अरे बेटा, अगर तुझे मेरी मदद करनी ही है तो तू मुझे कुछ खाने को दे दे। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अरे, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इनकी मदद कैसे करूं? और अगर मैंने ये पैसे इनको दे दिए तो मालती मुझ पर गुस्सा करेगी। सुरेश को ऐसे परेशान देख वो अम्मा सुरेश से बोलती है, अरे बेटा, तेरे पास अगर खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी वजह से परेशान मत हो। नहीं अम्मा, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप ये थोड़े पैसे रख लीजिए, इससे आप कुछ खरीद कर खा लेना। सुरेश घर का राशन लाने के पैसों में से कुछ पैसे उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो ये पास में ही मेरा घर है। आप जब मर्जी मेरे घर आ जाइएगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुरेश राशन लेने के लिए चला जाता है। अरे मोहन भैया, जरा मुझे सामान दे दो। देख भाई सुरेश, मैंने उधार सामान देना बंद कर दिया है। पहले तू पैसे ला, मैं तभी तुझे सामान दे पाऊंगा। अरे भाई, मेरे पास यही पैसे हैं, इतने में जितना राशन आए मुझे दे दो। ठीक है, रुको। मोहन सुरेश को सामान तोल कर देता है। ले भाई तेरा सामान। सुरेश सामान लेकर वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। अरे मालती, ये लो, मैं सामान लेकर आया हूँ। मालती सामान को देखती है कि जितने पैसे उसने सुरेश को दिए थे, ये सामान उतने का तो नहीं लग रहा है। अरे मैं पूछती हूँ, आप किसकी मदद करके आए हो? एक तो मैंने कैसे न कैसे करके ये पैसे बचाए और तुम हो कि उसमें से भी दान करके आ गए। अरे मालती, वो रास्ते में एक बेसहारा बूढ़ी अम्मा दिख गई थी तो उनको खाने के लिए कुछ पैसे दे दिए थे। हाँ, तुम दूसरों की मदद करते रहो, चाहे हम यहाँ भूख से मर जाएं। अरे मालती, तुम कैसी बात कर रही हो? अच्छा, ठीक है, अब तुम अंदर जाकर खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मालती गुस्से में सामान लेकर अंदर चली जाती है। रात को मालती को गुस्से में देखकर सुरेश मालती से बोलता है, अरे मालती, वैसे एक बात है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जी, कोई मक्खन लगाना तो तुमसे सीखे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश खेतों में काम कर रहा होता है। अरे शाम हो गई है, चलो अब घर चलता हूँ। बस अब कुछ ही दिन में अनाज को काटकर बाजार में बेच दूंगा, जिससे घर की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।
ऐसा कहकर सुरेश खेतों से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज तो बहुत देर कर दी तुमने आने में। वो आज खेतों में काम ज्यादा था। अच्छा जी, खेतों में अनाज की खेती इस बार कैसी हुई है? क्योंकि जितनी अच्छी खेती होगी उतने ही अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे घर की परेशानियां खत्म हो जाएं। हाँ मालती, वैसे इस बार अनाज बहुत अच्छा हुआ है। बस भगवान से दुआ करो कि फसल के अच्छे दाम मिल जाएं। हाँ जी, चलिए आप खाना खा लीजिए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुरेश घर के बाहर खड़ा होता है, तभी उसके सामने वही बूढ़ी अम्मा आती है। सुरेश उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अम्मा जी कैसी हो आप? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, तुझे देखा तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। आप आइए आइए, अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। अगर तेरी बीवी ने देख लिया तो वो गुस्सा करेगी। नहीं अम्मा, आप चिंता मत करो, वैसे भी वो अभी बाहर गई है। सुरेश के बार बार कहने पर वो बूढ़ी अम्मा उसके साथ अंदर घर में चली जाती है। अरे अम्मा, आप यहाँ मुझसे मिलने आई हो? आपने बहुत अच्छा किया। रुको, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। सुरेश मंदिर रसोई में जाता है और बूढ़ी अम्मा के लिए खाना निकाल कर ले आता है। लो अम्मा, खाना खा लो। वो बूढ़ी अम्मा खाना खाने लगती है कि तभी सुरेश बूढ़ी अम्मा से कहता है, अरे अम्मा, आपको कैसे पता कि मेरी बीवी गुस्सा करेगी? अरे बेटा, मैं सब जानती हूँ। फिर वो बूढ़ी अम्मा खाना खाने लगती है कि तभी मालती घर में आती है और उस बूढ़ी अम्मा को खाना खाते देख मालती गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वाह वाह वाह, तुम सही हो, ऐसे ही सबको मुफ्त में खाना खिलाते रहो। यहाँ घर में खाने की पूर्ति नहीं हो रही है और तुम हो कि मुफ्त में खाना खिलाने पर लगे हो। अरे मालती, मैंने बस अम्मा को थोड़ा सा ही खाना दिया है, भला इसमें कौन सा हमारा घर खाली हो जाएगा? हाँ जी, तुम खाना खिला रहे हो, कल को तुम इनको घर में भी रख लेना। मालती, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जरूरतमंद इंसानों की मदद तो करनी ही चाहिए। अरे तो क्या सारे जरूरतमंदों की मदद करने का ठेका सिर्फ तुमने ही ले रखा है क्या? अरे बेटा, तू ऐसे इस भले इंसान पर क्यों चिल्ला रही है? ये तो बहुत नेक काम कर रहा है। हाँ हाँ, आप तो ऐसे बोलेंगे ही, आपको मुफ्त में खाना जो मिल रहा है। मालती, ये क्या तमीज है बूढ़ी अम्मा से बात करने की? अंदर जाओ, बहुत सुन ली इतनी देर से तुम्हारी। हाँ हाँ, मैं भी जा रही हूँ। जब तुम्हारी दान पुण्य हो जाए तो घर में बैठे हमारे बेटे के बारे में भी सोच लेना। ये थोड़ा सा ही खाना था, क्योंकि मैंने चंदन के लिए इस खाने को रखा था, वो भी तुमने सम्मा को खिला दिया। थोड़ा सा खाना? अंदर जाकर देखो तुमने कितना सारा खाना बनाकर रखा हुआ है। और जाओ अंदर, आज के बाद अम्मा से ऐसे बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तू उस पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है? कोई नहीं अम्मा, आप खाना खाइए। अम्मा खाना खाकर चली जाती है और अंदर रसोई में मालती यही सोचती रहती है कि आखिर इतना सारा खाना आया कहाँ से। अजी सुनिए, आखिर ये खाना आया कहाँ से? मैंने तो इतना सारा खाना नहीं बनाया, क्योंकि घर में इतना राशन था ही नहीं जो मैं इतना खाना बना सकूं। तुमने ही बनाया होगा, जादू तो है नहीं जो ऐसे ही जादू से अपने आप खाना आ जाएगा। रात को जब सब सो जाते हैं तो एकदम बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आती है। ये सुनकर सुरेश और मालती की आंखें खुल जाती है। अजी, ये तो बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ मालती, अगर बारिश हो गई तो हमारे सारे अनाज खराब हो जाएंगे। हाँ मालती, अगर बारिश हो गई तो हमारा सारा अनाज खराब हो जाएगा। सुरेश के ऐसे बोलते ही मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगती है। देखते ही देखते जोरों की बारिश हो जाती है। हाँ जी, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश तो बहुत तेज है। अजी, अब हम क्या करेंगे? ऐसे हमारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ मालती, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब बस सुबह का इंतजार करते हैं, सुबह जाकर देखता हूँ। वो दोनों ये सोचकर अंदर जाकर सो जाते हैं कि सुबह तक बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन उस रात बारिश इतनी तेज होती है कि गांव में बाढ़ आ जाती है, जिससे गांव में सभी किसानों की फसल खराब हो जाती है। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? ये अनाज ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। हाय, मैं क्या करूं? दुखी होकर सुरेश घर की तरफ जा रहा होता है। फिर से रास्ते में वही बूढ़ी औरत उसे मिलती है। अरे बेटा, क्या हुआ?
तू ऐसे दुखी क्यों हो रहा है? अम्मा, मैं आपको क्या बताऊं, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे बेटा तू रो मत, भगवान सब अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, अब मैं क्या करूं? घर की हालत तो आपको पता ही है। अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? बेटा तू दुखी मत हो, तेरी सारी परेशानी अब खत्म हो जाएगी। अम्मा, मेरी परेशानी कैसे खत्म होगी? आप तो देख ही रही हैं कि बाढ़ की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई है। बेटा तेरी सारी परेशानी अब खत्म हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि तेरा मन बिल्कुल साफ है। तू हमेशा दूसरों की मदद करता है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, तो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? बेटा ये ले, इस टोकरी को तू अपने घर ले जा। अम्मा, ये टोकरी क्यों? इस टोकरी में ऐसा क्या है? बेटा तू इस टोकरी में जो भी रखेगा तुझे उसका दुगना होकर मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी कुछ भी हो जाए, लेकिन तू जैसा है वैसा ही रहना। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। अम्मा, क्या सच में ये टोकरी चमत्कारी है? हाँ बेटा, ये चमत्कारी टोकरी है। तू इसे इस्तेमाल तो कर, तुझे सब पता चल जाएगा। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखियो, इससे जो भी होगा वो तुझे और तेरी बीवी के अलावा किसी को पता ना चले। और ऐसा बोलकर वो बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। ये चमत्कार देखकर सुरेश हैरान हो जाता है और अम्मा को इधर उधर देखता है, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा उसे दिखाई नहीं देती। अम्मा, अम्मा, कहाँ गई आप? फिर सुरेश वो टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे मालती, मालती! क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख, देख, मैं क्या लाया हूँ। क्या है इसमें? ये मुझे उन बूढ़ी अम्मा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इस टोकरी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और ऐसा बोलकर वो अम्मा गायब हो गईं। क्या गायब हो गई? अच्छा, तभी वो जब इस घर में आई थी तब उन्होंने चमत्कार किया था। जी, आप इस टोकरी का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल तो हम करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस टोकरी के बारे में हमारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है जी, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन आपको पता है ना कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है? अगर कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालती अंदर से कुछ पैसे लेकर आती है। ये लीजिए। सुरेश जैसे ही पैसे टोकरी में डालता है, टोकरी से रोशनी निकलती है, जिससे पैसे 4 से 5 गुना हो जाते हैं। हाँ मालती, देखो वो बूढ़ी अम्मा की दी हुई इस जादुई टोकरी का कमाल। अरे बाजी, ये इसने तो पैसों को 4 से 5 गुना में बदल दिया। देखते ही देखते सुरेश पूरे गांव में सबसे ज्यादा धनवान हो जाता है। लेकिन वो अपनी जरूरतमंद लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद करता। एक दिन, मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप उन बूढ़ी अम्मा की मदद नहीं करती तो आज हमारी ये परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। कोई बात नहीं मालती, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ तो आया ना कि लोगों की मदद करने से हमारा कुछ कम नहीं होता, बल्कि हमें लोगों की दुआएं मिलती हैं। ऐसे ही वो सुरेश का परिवार हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। रामपुर शहर में मुकेश नाम का एक भिखारी रहा करता था, जो फुटपाथ पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता और रात में वो फुटपाथ पर ही सो जाया करता। एक शाम मुकेश किसी सेठ से भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, सुबह से भूखा हूँ। और ये इतना हट्टा कट्टा होकर तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? काम धंधा करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है सेठ जी। अरे तो मजदूरी तो कर ही सकता है ना? सेठ जी, मेरी एक किडनी खराब है, इसीलिए मैं ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता। तुम सारे भिखारी कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक काम बहुत अच्छी तरह से करना आता है, झूठ बोलना। क्योंकि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें भीख कैसे मिलेगी? नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं और भिखारियों की तरह नहीं हूँ। ओ, और भिखारियों की तरह नहीं हूँ, उससे क्या मतलब है? तुझमें क्या हीरे जड़े हुए हैं? चल भाग यहाँ से। एक तो वैसे भी मेरा दिमाग खराब है, मैंने जो शेयर खरीदे थे उसका भाव वैसे भी अचानक गिर गया है।
कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट के शेयर खरीदे थे? अच्छा, तो अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं। मैं फुटपाथ पर भीख मांगते हुए भिखारी को बताऊंगा कि मैंने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे हैं। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। इतना बोलकर सेठ ने मुकेश को धक्का दे दिया। मुकेश फुटपाथ पर मुंह के बल जा गिरा। सेठ अपनी कार में बैठकर गुस्से से वहाँ से चला गया। मुकेश की आंखों में आंसू आ गए, उसके सर से खून बहने लगा। मुकेश अपने जीवन में बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा, क्योंकि मुकेश हमेशा से भिखारी नहीं था। मुकेश की आंखों के सामने उस मनहूस दिन के दृश्य चलने लगे, जिस दिन के बाद उसके दिन बुरे शुरू हो गए थे। 5 साल पहले की बात है। मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ मुकेश। इसके बाद मैं फिर तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं अर्जुन से शादी कर रही हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम नंदिनी? तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, जब तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन तुम्हारी कंपनी ने तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और उनका आरोप है कि तुमने कंपनी के पैसों की हेराफेरी की है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, और ये बात मैं बहुत जल्दी साबित कर दूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चले। तभी मकान मालिक जगमोहन वहाँ आ धमका और मुकेश की ओर गुस्से से देखता हुआ बोला, तो पिछले 6 महीनों से किराया नहीं दिया है मुकेश। या तो अभी किराया दो, या तो इसी वक्त मकान को खाली करो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? 2 महीने पहले जब मैं आपको किराया दे रहा था, तब आप मुझसे बोल रहे थे कि जब तुम्हारी मर्जी हो तब किराया दे देना। तब मुझे नहीं पता था कि तुम चोर हो, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिवालिया निकल गया है और तुम सड़क पर आ गए हो। देखिए, मेरे पास इस वक्त भी पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझसे ये घर भी छीन लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। तो मैं 1 हफ्ते की मोहलत और देता हूँ। या तो 6 महीने का किराया चुका देना, नहीं तो अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। तभी सेठ वहाँ से गुस्से से चला गया। मुकेश बुरी तरह से परेशान हो गया। दरअसल मुकेश जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का मैनेजर मुकेश की ईमानदारी से अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। वो मैनेजर कंपनी के पैसों में हेराफेरी करता था। एक दिन मुकेश ने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उस मैनेजर ने उल्टा मुकेश पर ही आरोप लगाकर उसे कंपनी से बाहर निकलवा दिया। मुकेश के सारे खाते कंपनी ने सीज कर दिए। मुकेश सड़क पर आ गया। मुकेश के सड़क पर आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी भी मुकेश को छोड़कर चली गई, और अब सेठ मुकेश को धमकी देकर गया था कि 1 हफ्ते के अंदर वो मकान को खाली कर दे। मुकेश हफ्ते भर तक शहर में काम की तलाश में खाक छानता रहा, मगर किसी भी कंपनी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर मुकेश एक बिल्डिंग में जाकर मजदूरी करने लगा। मुकेश ईंटों से भरा बोझ उठाकर थोड़ा आगे चला ही था कि अचानक से चक्कर आ जाने की वजह से वो बेहोश हो गया, और वो सारी ईंटें मुकेश के ऊपर गिर गई। बिल्डिंग के मालिक ने मुकेश को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। 4 दिन बाद जब मुकेश को होश आया, तो डॉक्टर मुकेश को बोला, देखिए, आपकी एक किडनी खराब हो चुकी है और उसी वजह से आप बेहोश हो गए थे। अब आप ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है आपने पहले अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया होगा। आप अपनी किडनी का जल्दी से जल्दी इलाज करा लेते। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मुकेश जब अपने घर गया, तो उसके मालिक ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मुकेश का सामान भी मुकेश को नहीं दिया। बेचारा मुकेश कई दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा। मजबूरी में उसे एक भिखारी बनना पड़ा। मुकेश ख्यालों में गुम था। तभी बिरजू नाम का एक भिखारी मुकेश के पास आकर खड़ा हो गया। मुकेश अपनी यादों से बाहर निकल आया। तुम्हें कितनी बार समझाया है मुकेश भैया, हर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया जाता। तुम्हें भीख मांगते हुए 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैंने तो सच बोला था। ये सब छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर पर एक नया ऑफिस खुला है। उस ऑफिस की मालकिन किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देती। तुम वहीं पर जाकर भीख मांगो, तुम्हारे 8-10 दिन के खाने और दवाई का इंतजाम हो जाएगा। मुकेश सुबह से भूखा था। वो भिखारी के बताए गए पते पर चला गया। दरवाजे पर भीख मांगने लगा। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। भिखारी की आवाज सुनकर उस ऑफिस की मालकिन, जो कि एक बहुत सुंदर स्त्री थी, वो बाहर निकल कर आई। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, मैं सुबह से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाती। ऑफिस की मालकिन मुकेश को देखकर हैरत में बोली, अरे
तुम तो मुकेश हो ना? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो काफी टैलेंटेड पर्सन थे, तुम भिखारी कैसे बन गए? उस स्त्री की बात को सुनकर मुकेश उस सुंदर स्त्री को गौर से देखने लगा। मुकेश की आंखों से आंसू बह निकले। मुकेश सुंदर स्त्री को पहचान तो गया था। सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी ऑफिस की ही दोस्त पूजा थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम मुकेश नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम मुकेश हो, मेरी दोस्त। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, तुम्हारा फोन भी बंद जाता था। तुम्हारे घर गई तो वहाँ कोई दूसरा किराएदार था। मुकेश, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें ऐसे भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया? मुकेश ने रोते हुए अपने साथ बीती सारी घटना पूजा को बता दी। मुकेश की दुख भरी दास्तान सुनकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। मुकेश, तुम तो पढ़े लिखे हो, कुछ भी कर सकते हो। पूजा, मुझे किसी ने जॉब नहीं दी, सबने मुझे चोर समझा। फिर एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी किडनी भी खराब हो चुकी है। मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था। इस पापी पेट के लिए इंसान क्या नहीं करता। चिंता मत करो मुकेश, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुकेश ने बहुत मना किया, लेकिन पूजा जबरदस्ती अपने घर उसे ले आई। पूजा का पति राहुल मुकेश को देखते हुए गुस्से में बोला, ये क्या पूजा, अब तुम भिखारियों को भी घर पर लाने लगी? ये भिखारी नहीं है, मेरा दोस्त मुकेश है राहुल, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अरे तो इस वक्त तो भिखारी है ना, इसे धक्के मारकर यहाँ से तुम निकालती हो या मैं खुद निकालूं? मैं किसी भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। तुम मुकेश के टैलेंट को नहीं जानते हो राहुल। मुकेश हमारे बहुत काम आ सकता है, तुम्हें नहीं पता। किसी जमाने में मुकेश शेयर मार्केट में किंग के नाम से जाना जाता था। हर कंपनी इसे लेना चाहती थी। वो कल की बात है पूजा, आज ये भिखारी है, यही सच्चाई है। राहुल ने मुकेश को घर से निकाल दिया। मुकेश आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। मगर कुछ दिन के बाद राहुल को शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। राहुल सड़क पर आ गया। राहुल सर पकड़े सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी पूजा उसके पास आकर बोली, देखा तुमने, वक्त किसी का भी बुरा आ सकता है राहुल। शायद तुम सही कह रही हो पूजा। जब से मैंने मुकेश को घर से निकाला है तब से मेरा नुकसान पर नुकसान हो रहा है। नुकसान तुम्हारा इस वजह से नहीं हो रहा कि तुमने मुकेश को घर से बाहर निकाला, बल्कि इस वजह से हो रहा है कि तुम शेयर मार्केट को सही से समझ नहीं पा रहे हो। अभी भी वक्त है, मुकेश हमारी मदद कर सकता है, वो बहुत टैलेंटेड है। ये बात अलग है राहुल कि उसके वक्त ने उसे भिखारी बना दिया है। पूजा राहुल के कहने पर मुकेश को घर ले आई। मुझे माफ कर दो मुकेश, मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ ही काम करोगे। और हाँ, अपना हुलिया सही कर लो। राहुल ने मुकेश को नए कपड़े लाकर दिए और उसका हुलिया भी अब बदल चुका था। वो राहुल के ऑफिस में राहुल के साथ काम करने लगा। कुछ ही दिनों बाद राहुल का शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई मुकेश के टैलेंट की वजह से आसानी से हो गई। तुम सही कह रही थी पूजा। मुकेश, तुम तो वाकई बड़े टैलेंटेड हो। आज से तुम मेरी कंपनी के पार्टनर बनकर काम करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैंने तुम्हारे लिए कंपनी से एक नए बंगले की बात भी की है। देखते ही देखते मुकेश शेयर मार्केट पर छा गया। कुछ ही महीनों में मुकेश के पास पैसों का ढेर लग गया। मुकेश ने अपना इलाज अमेरिका में जाकर करवाया और वो फिट भी हो गया। उसके बुरे दिन भी खत्म हो चुके थे और देखते ही देखते एक भिखारी बेहद अमीर आदमी बन गया। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।